बाद में सेशन देखना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आया जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कहता है कि सॉलिड्स आपके रिजिड क्यों होते हैं, वाई सॉलिड्स आर रिजिड, है ना। सॉलिड्स जो है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सॉलिड्स रिजिड क्यों होते हैं, बताइए आंसर जल्दी से एक बार। ये सबको पता है मुझे लगता है कि सॉलिड्स के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो सारे के सारे टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है तो ऑब्वियस ही बात है, शेप क्या होगी, शेप रिजिड हो जाएगी। टाइटली पैक्ड तो शेप क्या हो गई हमारी, रिजिड हो गई। ये 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये बात तो हम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है, ये भी आप जानते हो। डेफिनेट वॉल्यूम का रीजन भी एग्जैक्टली यही है। क्या रीजन है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है, शेप रिजिड है, इसीलिए ये एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आता भी है, और ये कल मैंने आपको जाते हुए सिखाया था कि ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं। अगर मैं सुपर कूल्ड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं ना, तो सुपर कूल्ड लिक्विड के साथ साथ एक और वर्ड ऑटोमेटिकली जुड़ता है जो हम लोग जानते हैं, जिसको सूडो सॉलिड। क्या नाम बोला मैंने, सूडो सॉलिड। तो इसका आंसर बच्चों बहुत सिंपल है और आपको आना चाहिए। देखो, ग्लास बिहेव तो कर रहा है सॉलिड की तरह। कैसे बिहेव कर रहा है ग्लास, बिहेव एज सॉलिड, बट जैसे ही, बट क्या किया था आप लोगों ने, एज सून एज वी चेंज दी कंडीशंस, कौन सी कंडीशन चेंज करी हमने, एज सून एज वी चेंज दी कंडीशंस, कौन सी कंडीशन चेंज की थी हमने, कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट लूजेस, इसने क्या किया, इट लूजेस इट्स सॉलिड करेक्टर, इसने अपना सॉलिड करेक्टर लूज कर दिया। और सॉलिड करेक्टर लूज कर दिया तो क्या किया इसने, एंड स्टार्ट बिहेविंग, कैसा बिहेव करना शुरू किया, स्टार्ट कर दिया इसने बिहेव करना एज विस्कस फ्लूइड। एक विस्कस मतलब क्या होता है, गाढ़ा, और फ्लूइड मतलब जो फ्लो कर सकता है। तो इसने किया क्या, इसने अपना सॉलिड करेक्टर लूज कर दिया और इसने एक विस्कस फ्लूइड की तरह फ्लो करना, बिहेव करना शुरू कर दिया। इसीलिए ग्लास को हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। अगर क्लियर है तो बच्चों जस्ट रेज योर हैंड, अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो जल्दी बताइए। ऐश्वर्या, आर्यन, अश्विन, इशिता, विनायक, कंसेप्ट क्लियर तो जस्ट रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। आर्यन, अश्विन, विनायक, इज इट क्लियर बेटे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा एक क्वेश्चन आया, कहता है, ये क्वेश्चन सुन लीजिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है सारे के सारे। क्वेश्चन कह रहा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू, टू हैव सेम वैल्यू along बच्चों एक सेकेंड जस्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू along ऑल दी डायरेक्शंस, सारी डायरेक्शंस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। तो कह रहा है बताओ व्हाट काइंड ऑफ सॉलिड इज दिस, किस तरह का ये सॉलिड है। तो कल हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था कि जो सॉलिड जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज याद रखना, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरी प्रॉपर्टी होती है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर किसी भी सॉलिड के अंदर ये हर प्लेन में, हर फेज में, हर प्लेन, हर फेज, हर डायरेक्शन में अगर ये प्रॉपर्टी सिमिलर है, ये प्रॉपर्टी सेम है, ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज, ऑल दीज थ्री प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, अगर ये सिमिलर है तो ध्यान रखिएगा इस सॉलिड को, ऐसे सॉलिड को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। एम आई क्लियर, याद है, जल्दी बोलिए, आइसोट्रॉपिक याद है, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर टू एवरीवन, टू जस्ट रेज योर यस हैंड अगर सर। तुम्हें समझ आ गया तो। और आइसोट्रॉपिक जो होते हैं ना बच्चों, याद रखना, आइसोट्रॉपिक जो होते हैं ये सारे के सारे कौन से सॉलिड होते हैं आपको याद होगा, दो तरह के सॉलिड्स पढ़े थे हम लोगों ने, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन।
आइसोट्रॉपिक जो होते हैं दे आर योर अमॉर्फस सॉलिड्स। तो ध्यान रखना, ये जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा ना, वो इनडायरेक्टली आपसे अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में जानकारी ले रहा था। एम आई क्लियर? हाँ या ना? एम आई क्लियर टू ऑल? चलो आगे सुनिएगा। इसके जस्ट बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन। अब ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, ये ना वैसे तो जनरली पूछा नहीं जाता, लेकिन ये 1 मार्क के लिए एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब कहां पे आता है, कैसे आता है, ये सुन लीजिए। एक क्वेश्चन आया आपके लिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं। पहला आ गया राइट शॉर्ट नोट ऑन। अब आप लोगों से पूछ लिया कि लिखकर दिखाइए नॉन पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स के बारे में लिखने के लिए आ गया, या फिर पोलर सॉलिड्स के बारे में लिखने के लिए आ गया, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखने के लिए आ गया। अब यहाँ इसको बहुत ध्यान से समझना। पहले मैं आपको नॉन पोलर समझा रहा हूं। नॉन पोलर और पोलर, इनका डिफरेंस तो आप जानते ही हो। पोलर वो होते हैं जिसमें क्या डेवलप हो सकता है, पोल्स डेवलप हो सकते हैं। और नॉन पोलर क्या होते हैं, जिसमें पोल्स डेवलप नहीं हो सकते। ठीक है, पोल्स इसमें डेवलप नहीं हो सकते। जब हम पोलर की बात कर रहे हैं जिसमें पोल्स डेवलप हो रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि पोल्स जिसमें डेवलप होते हैं उसके बीच में ऑटोमेटिकली कौन सी फोर्स लगती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। कौन सी इंटरेक्शन? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें कौन सी फोर्स लगती है, ध्यान रखना, डिस्पर्जन फोर्स। क्या होती है, अभी रिपीट कर देता हूं, अगर 11th वाला भूल गए तो आप लोग। डिस्पर्जन फोर्स या फिर लंडन फोर्स, ये किस में लगती है, आपके नॉन पोलर में। अब इनका फिजिकल नेचर की अगर बात करूं, तो फिजिकली जो नॉन पोलर होते हैं या फिजिकली जो आपके पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों ही सॉफ्ट होते हैं। फिजिकली दोनों ही कैसे हैं नेचर में, ये सॉफ्ट है, फिजिकली सॉफ्ट है। ठीक है, अच्छा पोलर हैं ये, लेकिन पोलर होने के बाद भी ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके पास कोई भी फ्री आयन नहीं होता। अगर फ्री आयन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसा बिहेव करेगा, ये भी इंसुलेटर है और इलेक्ट्रिकली ये भी इंसुलेटर है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या एक्सप्लेन करता हूं अभी, आप लोग को ध्यान देना। ये पहले बेसिक इसका एक रूपरेखा थी जो मैंने बना दी है आपके सामने। अब मैं पहले पोलर को एक्सप्लेन करता हूं, वो ध्यान दीजिएगा। पोलर के लिए क्या किया मैंने, एक बेस्ट एग्जांपल ले लिया, HCl मॉलिक्यूल। हम जानते हैं Cl के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसने बॉन्ड को विड्रॉ कर लिया, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, और H पर आ गया पार्शियल पॉजिटिव। इसी के साथ एक और मॉलिक्यूल था HCl, इस Cl ने भी बॉन्ड को विड्रॉ कर लिया, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव, इस पर चार्ज क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव। तो दो तरह के पोल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो तरह के पोल्स दिखाई दे रहे हैं और एक ही मॉलिक्यूल में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। ये वाला मॉलिक्यूल भी कौन सा हो गया हमारा, डाइपोल। अब इस डाइपोल डाइपोल के बीच में आप नोटिस कीजिए, ये जो माइनस वाला है, ये किसकी विसिनिटी में है, प्लस वाले की विसिनिटी में है, यानी माइनस वाला प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा। इस इंटरैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये इंटरैक्शन है, इसमें कहीं भी ये हमने नहीं पढ़ा कि इंटरैक्शन की वजह से आपके आयंस बन गए। आयन एक भी नहीं बना, ये अभी भी आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही कंबाइन करके बैठा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है, अच्छे से क्लियर है ये कहानी? ओके, अगर ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी तो इसके आगे की बात सुन लीजिए। अब आगे की बात क्या है इसके अंदर, ये समझाता हूं आपको मैं। अब इसके बाद एक आती है स्टोरी जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। मैंने इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको क्लियर किया था। आपके पास एक न्यूट्रल एटम है, इस न्यूट्रल एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये दो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिवॉल्व कर रहे थे। अब क्या हुआ, हमने एक बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज वाली सोर्स ले ली। क्या ले ली, नेगेटिव चार्ज वाली सोर्स ले ली, इट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज सोर्स एक्सटर्नल सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स है। अगर ये एक्सटर्नल सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है, जो एटम इसकी विसिनिटी में आया तो क्या हुआ कि इस नेगेटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर दिया। और अगर ये एटम रिपेल होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और इलेक्ट्रॉन चाहे मोमेंटरीली क्यों ना हो,
वो थोड़े से अपने आप को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे, जैसे कुछ ऐसा इसने अपने को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, और न्यूक्लियस अपने आप को स्लाइटली यहाँ शिफ्ट कर लेगा। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो अब ये जो एटम जो थोड़ी देर पहले न्यूट्रल था, अब वो न्यूट्रल नहीं रहा, वो क्या बन गया, अपने आप में उसने क्या गेन कर ली, पोलैरिटी गेन कर ली। और ये पोलैरिटी क्यों डेवलप हुई, कोई आपसे पूछे कि पोलैरिटी डेवलप क्यों हुई, तो इसका आंसर है कि ये जो एक्सटर्नल चार्ज था ये रिस्पॉन्सिबल था इस पोलैरिटी को डेवलप करने के लिए। अब ये जो पोलैरिटी है जो इस मॉलिक्यूल पे डेवलप हुई है, इस वाले मॉलिक्यूल पे जो ये पोलैरिटी डेवलप हुई है, कोई आपसे पूछे ये पोलैरिटी कब तक रहने वाली है, तो इसका आंसर है जब तक कि ये एक्सटर्नल कारण बाहर रहेगा ये पोलैरिटी डेवलप रहेगी। जैसे ही ये कारण चला जाएगा, ये कारण गया, तो ये जो एटम की शेप खराब हुई है, जो इसने पोलैरिटी गेन करी है, ये ऑटोमेटिकली किस शेप में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ जाएगा, जो क्या शेप थी, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन। तो इट मींस ये वाली फोर्स कैसी है, हम जानते हैं ये वाली फोर्स परमानेंट होती है, और अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली कैसी फोर्स है, तो इसका आंसर है ये टेम्परेरी फोर्स की वैसे बना। एम आई क्लियर? जस्ट रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो। समझ आ गया सभी बच्चों को? ओके गुड। इशिता को क्लियर हो गया, ऐश्वर्या, आर्यन, विनायक क्लियर है बेटा? ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो इसके आगे की सर एक कहानी और सुनो। बार एक्सप्लेन कर दीजिए। कर देता हूँ बेटे, कर देता हूँ। देखो मैंने कहा ये समझ आ गया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पोलर में, इसमें तो आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। नो सर, पोलर में नहीं है। तो जो नॉन नॉन पोलर की हम बात कर रहे हैं, नॉन पोलर में बच्चे एक ही चीज ध्यान रखनी है, पहली बात तो नॉन पोलर का मतलब ही क्या है, इसके अंदर पोलैरिटी नहीं थी, है ना, नॉन मतलब पोलैरिटी नहीं थी। ये पोलैरिटी आपने चाहे थोड़ी देर के लिए मगर इंड्यूस करी, और वो इंड्यूस कैसे हुई ये समझ लीजिए। आपने एक एटम लिया, और मतलब एक एक्सटर्नल चार्ज लिया और एक न्यूट्रल एटम के पास उस एक्सटर्नल चार्ज को लेकर आए। अब ये एक्सटर्नल चार्ज का खुद का नेचर कैसा है, तो आपने देखा ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, कोई भी हो सकती है। वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी जब इस एटम की विसिनिटी में आई, तो इस एटम के अंदर क्या मौजूद थे, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे जो घूम रहे थे न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब बाहर से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू करेगा। तो बताओ क्या इसकी मूवमेंट इजी होगी या हिंडर्ड होगी? आंसर है इसकी मूवमेंट हिंडर्ड होगी। और अगर इसकी मूवमेंट हिंडर्ड होगी तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन घूमने में थोड़ी दिक्कत करेगी, या हम ये कह सकते हैं कि हालांकि रुकते नहीं है लेकिन थोड़ी देर के लिए मोमेंटरली इन्होंने अपनी पोजीशन कहां कर ली, एटम के उस साइड कर ली जहां पे वो रिपल्शन के असर को मिनिमाइज कर सके। लेकिन एटम हम जानते हैं ओवरऑल न्यूट्रल रहता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन एक पर्टिकुलर एरिया में इकट्ठी कर रहे हैं तो उसकी वजह से एटम की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो न्यूक्लियस अपने आप को स्लाइटली शिफ्ट कर लेता है ताकि एटम के अंदर जो डिस्टेंस है, न्यूट्रल डिस्टेंस मेंटेन रहे। इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज है उसने अपने आप को, न्यूक्लियस ने अपने आप को थोड़ा साइड शिफ्ट कर लिया। तो अब ये जो एटम बन गया, इस एटम के अंदर ऑटोमेटिकली दो तरह के चार्जेस डेवलप हो गए, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंड्यूस पोलैरिटी। ठीक है, अब इस एटम के एक साइड में आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या इकट्ठा हो गया, नेगेटिव चार्ज। अब मेरा क्वेश्चन है ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल एटम बन गया ये क्यों बना, इसका कारण क्या है, ये वाला एक्सटर्नल चार्ज। इस एक्सटर्नल चार्ज को आप जैसे ही हटाओगे ये एटम वापस अपने न्यूट्रल बिहेवियर को गेन कर लेगा। इट मींस ये जो नॉन पोलर कैरेक्टर है, इसने जो पोलैरिटी डेवलप करी वो पोलैरिटी कैसी थी, थोड़ी देर के लिए थी, इसीलिए इसको कहा हम लोगों ने ये टेम्परेरी इफेक्ट है, इसी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंडन या डिस्पर्जन फोर्स। एम आई क्लियर बेटे? यस सर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक वो पूछ लेता है आप लोगों से, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये तो आपको डेफिनेशन 11th में भी आपने पढ़ी थी और यहाँ पर भी आप तुरंत समझ जाओगे। देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल तब बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल तब बनते हैं जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है, किससे कंबाइन करता है, कंबाइन विद एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है तो उस समय वो क्या फॉर्म कर रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा था। एम आई क्लियर? जैसे H का आप बॉन्डिंग बना दीजिए क्लोरीन के साथ, H की बॉन्डिंग आप बना दीजिए फ्लोरीन के साथ, H की बॉन्डिंग आप बना दीजिए ऑक्सीजन के साथ H2O के फॉर्म में। तो ये सारे के सारे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं आपके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है। क्लियर है? हाँ या ना? इसकी अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये नेचर में कैसे होते हैं, फिजिकली ये हार्ड होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं होते क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो फिजिकली ये हार्ड होते हैं और इनके पास भी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। तो इलेक्ट्रिकली अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकली ये भी इंसुलेटर है।
कैसे हैं, इंसुलेटर, याद रहेगा। और एग्जांपल देखें तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आप जानते ही हो, H2O किस फॉर्म में, आइस की फॉर्म में। Am I clear to all? Please raise your hand if it is clear to you. समझ आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डेड, गुड। अश्विन क्लियर है बेटे, आर्यन, पलक, विनायक, ओके यस सर। ओके, आगे आ जाते हैं। अब इसके बाद एक और टाइप के सॉलिड की हम बात करेंगे, और वो सॉलिड है आपका कोवलेंट सॉलिड। ये नाम में ही डेफिनेशन है, कोवलेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा बॉन्ड होगा इसके अंदर। इसके अंदर पहली बात तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं, एटम्स होते हैं, है ना, क्या होते हैं, एटम्स। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दे आर बॉन्डेड बाय, नाम में ही डेफिनेशन है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड आप लोग सभी जानते हो कौन सा होता है, जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। आपने लिख दिया ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जनरली नॉन मेटल्स बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड, है ना। इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड्स। कौन से सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स। तो आपसे कोवलेंट पूछ लिया, नेटवर्क पूछ लिया, एक ही बात है। अच्छा, कोवलेंट सॉलिड्स बनाते हैं, और हम जानते हैं इस कैटेगरी में हमारे पास जो कोवलेंट मॉलिक्यूल बनाने की कैटेगरी में हम डायमंड भी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, डायमंड। अगर डायमंड पढ़ते हैं तो डायमंड के साथ तो बहुत सारी चीजें आ जाती है साथ में, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है, और तो और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन डायमंड के साथ ही एक और एक्सेप्शन भी हम पढ़ते हैं, और वो एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ये एक्सेप्शन क्यों है आप जानते हो, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री ही इसे एक्सेप्शनली अलग से बिहेव करा देती है। इसके पास क्या मौजूद है, इसके पास एक वैलेंसी फ्री है, वन वैलेंसी इज फ्री। अगर वन वैलेंसी फ्री है तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ये कंडक्टर हो गया। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कौन से सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो फिजिकली हार्ड भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। आंसर है इसका, हार्ड के लिए कौन आ गया, डायमंड आ गया, और सॉफ्ट के लिए एक्सेप्शन कौन आ गई, हमारी ग्रेफाइट आ गई। इंसुलेटर किस फॉर्म में है, डायमंड की फॉर्म में ये इंसुलेटर है, लेकिन कंडक्टर कब बन गया ये, जब हमने इसको ग्रेफाइट की फॉर्म में स्टडी किया तो ये इंसुलेटर बन गया। एम आई क्लियर, ठीक है, ये समझ आ गया होगा सभी को। प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, समझ आ गया आर्यन को, अश्विन को, ऐश्वर्या, इशिता, पलक, विनायक, रिस्पॉन्ड करना होता है बेटा साथ साथ। लास्ट कैटेगरी इस जो उसमें आती है, दैट इज योर मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स क्या होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटालिक सॉलिड्स। क्या होता है ये सुन लीजिएगा। देखो, मेटालिक सॉलिड्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो इसमें ना एक वर्ड आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कर्नल्स। क्या बोलते हैं, कर्नल्स। होता क्या है बताऊंगा आपको, और इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में कहूं तो पॉजिटिव आयंस इसमें घूम रहे हैं, और कहां घूम रहे हैं, पॉजिटिव आयंस घूम रहे हैं इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझ लेंगे तो समझो मेटालिक सॉलिड्स आपको क्लियर हो जाएगा। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास एक मेटल था, मान लो एक वो मेटल जो है वो Na था, Na ने अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये क्या बन गया, Na+। जरा Na का स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं एक बार, आपको याद होगा Na के पास आपके 3 शेल्स हुआ करते थे, हाँ है ना, जिसमें ये न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर 8, और लास्ट वाले पे आपके 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। आपने वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, आप क्या बन गए, आप बन गए Na+। ठीक है, जब Na+ बन गए तो आप नोटिस कीजिए क्या हुआ Na+ के अंदर कहानी। Na+ के अंदर ये न्यूक्लियस, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मेरी बात समझ आ गई, क्या खत्म हो गया, एक शेल खत्म हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये इससे दूर चला गया। अब ये इसका मान लो ये पहले इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ये जो पहले इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में ये इस तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, लेकिन अब जैसे ये फ्री हुआ ये Na+ बन गया, यहाँ पे प्लस दिखा देता हूं मैं, ये Na+ हो गया, ये न्यूक्लियस प्लस ये इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं कर्नल। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, कर्नल। इनर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस इज नोन एज कर्नल। अब ये कर्नल जो है, हालांकि इन्होंने ये आयन बन चुके हैं, इसके अंदर से एक शेल कम हो चुका है, लेकिन न्यूक्लियस की टेंडेंसी अभी भी
इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की होती है, हाँ या ना। और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, अब ये शेल का पार्ट नहीं है, ये कैसा इलेक्ट्रॉन हो चुका है, नाउ इट इज डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन है, डीलोकलाइज। क्या होता है डीलोकलाइज, जो उस एटम की विसिनिटी में नहीं है, जो उस एटम का पार्ट नहीं है, जो उस एटम के शेल्स में लाई नहीं करता। अब ये कहीं भी मूव कर सकता है, बट स्टिल इस इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये न्यूक्लियस प्लस ये पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द शेल एंड दिस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कर्नल। ये इस कर्नल की वजह से, ये कर्नल जो होता है, ये इस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अपने साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसी बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर टू ऑल। ये पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट समझ आया आप लोगों को। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एक आदमी है और एक उसकी पहले शादी हुई थी, शादी जिससे हुई वो उसकी फ्रेंड थी, और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि घर में कुछ ऐसी फिक्शन पड़ गई कि उसका डाइवोर्स हो गया। अब डाइवोर्स तो हो गया, उसकी वाइफ भी चली गई उससे, लेकिन वो वाइफ उसकी कहीं ना कहीं अच्छी फ्रेंड भी थी। तो अब वो शादी डाइवोर्स होने के बावजूद भी उसके साथ फ्रेंडशिप रखना चाहता है, लेकिन वो जो पार्टनर है वो उससे दूर हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दे स्टे कनेक्टेड, दे ट्राई टू बी इन फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग, एक फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग में रहना चाहते हैं। ऐसी बॉन्डिंग जिसमें वो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पर वही काम कौन कर रहा है, मेटल कर्नल्स कर रहे हैं। कर्नल जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्लस जो इनर मोस्ट शेल्स होते हैं, इनको मिला के हम लोग कर्नल्स कहते हैं। और ये कर्नल्स कहाँ किसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स को, वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन जो अब उस पर्टिकुलर एटम का पार्ट नहीं है। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ। मेटालिक सॉलिड की खास पहचान आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। मेटल वर्ड सुनते ही मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, आपके दिमाग में भी आ रही होगी, जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाँ या ना। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ना केवल मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स। किसके गुड कंडक्टर्स हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी किसमें, इन सॉलिड स्टेट, और मोल्टन स्टेट में तो होते ही हैं, इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। बताओ आयनिक सॉलिड्स होते हैं क्या कंडक्टर्स, हाँ होते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। किस फॉर्म में होते हैं, ionic solids will conduct electricity but not in which form, they will not conduct electricity in solid form, they will conduct electricity in your molten form, because on melting, yeah, on becoming on getting into molten form, now they have free ions, and free ions are responsible for conduction of electricity. am I clear, concept समझ आ गया अच्छे से, सभी लोगों को क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू यू। समझ आ रहा है, चलो गुड, समझ आ गया। तो अब आगे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ये क्लियर हो गया। अब वो क्वेश्चन एग्जाम में देखो कैसे आए, हालांकि क्वेश्चन तो ये 10th क्लास का भी नहीं है, 11th तो खैर बहुत दूर की बात है। क्वेश्चन एग्जाम में जो आया एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कह रहा है आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। क्यों भाई, क्या रीजन है, अभी बताया मैंने 1 मिनट पहले। क्योंकि आयनिक सॉलिड्स के पास क्या नहीं है, आयनिक सॉलिड्स के पास दे डू नॉट हैव फ्री आयंस, डू नॉट हैव फ्री आयंस। अगर फ्री आयंस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर टू ऑल, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो अब सेकंड क्वेश्चन सुन लो जरा। कह रहा है सॉलिड ए जो है इट इज हार्ड, ठीक है जी, हार्ड है ये इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, यानी कि इंसुलेटर हो गया, ओके। किसमें, सॉलिड स्टेट में भी इंसुलेटर है, और मोल्टन स्टेट में भी ये इंसुलेटर है, दोनों स्टेट में, सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी ये क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, मान लिया हम लोगों ने। अब ये कह रहा है एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। देखो एक बात याद रखना, इंसुलेटर है सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट में भी, तो ध्यान रखना ऐसे सॉलिड्स कौन से होते हैं, दीज आर दी कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं ये इंसुलेटर रहेंगे हमेशा सॉलिड स्टेट में भी और मोल्टन स्टेट, क्योंकि कोवलेंट बना कैसे है, कोवलेंट तो बना ही शेयरिंग से है,
और शेयरिंग से बना है, तो अगर आपने इसे हीट भी कर दिया तो क्या होगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स खुद ही तो लेके जाओगे, ऐसा तो नहीं फ्री कर दो किसी इलेक्ट्रॉन को, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। मैं अपना पार्ट लेके जाऊंगा, तुम अपना पार्ट लेके जाओगे, तो किसी ने भी फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, कोई आयन नहीं बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं हो सकती। एम आई क्लियर टू यू? इज द कंसेप्ट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि अब जो मैं आगे कंसेप्ट शुरू करूंगा उससे पहले पहले ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को। एनसीईआरटी में ये आप लोगों को पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आप लोग सभी थॉरली कर लेंगे। ये उसके अंदर यही चीज समझाई गई है आप लोगों को। 2016 में, 17 में और 19 में, 17 में आया था लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बेस, कि इनमें से डिफाइन कर दीजिए 1 मार्क के लिए मेटालिक सॉलिड क्या है, आयनिक सॉलिड क्या है, कोवलेंट सॉलिड क्या है। एम आई क्लियर? यहाँ तक कोई इशू किसी को भी? प्लीज रेज योर हैंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अश्विन, पलक, विनायक, क्लियर है बेटे? यस सर। ओके बच्चे, अब आगे सुनिए। अब मैं जो शुरू करने वाला हूँ टॉपिक ना, उस टॉपिक को समझने के लिए आई एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन फ्रॉम योर एंड। उसे शुरू करने से पहले एक बार सेशन एंड कर लेते हैं, दोबारा रिज्वाइन करिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अ मिनट, जल्दी से